नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय और आप देख रहे हैं जनता टीवी। मान्यता है कि बनारस को भगवान शंकर ने बसाया था, लेकिन हजारों साल तक विकास के अभाव से काशी कड़हा रही थी। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ने आए, तब उन्होंने कहा कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। तब शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि मां गंगा ने बुलाया उन्होंने क्यों कहा। लेकिन आज 7 साल बाद जब बनारस को देखते हैं तो बनारस की सूरत और सीरत दोनों बदली नजर आती है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, हजारों साल की गुलामी में यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर रहा। तमाम सारे मंदिरों को पे कब्जा कर लिया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया, यहाँ के शिवालय को कुएं में फेंक दिया गया। उसके बाद अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, लेकिन तब से लेकर आज तक गलियों में विराजित इस मंदिर की सुध किसी ने नहीं ली। ज्ञान व्यापी मंदिर मस्जिद इसके बगल में है। इसका विवाद एक अलग से गहराता गया, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गद्दी संभाली, उसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो जीर्णोद्धार होना शुरू हुआ, उसका अब 13 दिसंबर को शुरुआत होनी है। काशी विश्वनाथ मंदिर पूरी तरह से बदल गया है। गंगा के रास्ते भी आप प्रवेश पा सकते हैं और मुख्य द्वार भी कई तरह से बनाए गए हैं। वहां की नक्काशी, वहां के कारीगर राजस्थान से पत्थर मंगाए गए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का जो भव्य लुक है वो देखते ही बनता है। इसके अलावा भी काशी में बहुत कुछ बदला है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी काशी विश्वनाथ के इस मॉडल को देश भर में प्रचारित करेगी। इसी के जरिए वो उत्तर प्रदेश की सत्ता पाने की राह भी देख रही है। यह मॉडल कितना सक्सेस हो पाता है, क्या ये गुजरात मॉडल की तरह काम करेगा या नहीं करेगा, क्या तमाम सारे और जो दावे हैं उनके ऊपर यह मुद्दा भारी पड़ता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल इस मुद्दे पर हमारे साथ आज डिबेट में बात करेंगे डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से, कपीश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी से, और बनारस से हमारे साथ अरुण मिश्रा जुड़े हैं। अरुण मिश्रा वहां के वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम अखबारों में उन्होंने काम किया है और बनारस की नब्ज पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है। बातचीत की शुरुआत करते हैं कौशलकांत मिश्रा से, भारतीय जनता पार्टी से। कौशलकांत जी, ये बताइए कि गुजरात मॉडल की तरह काशी मॉडल को दिखाने की जरूरत क्या पड़ी? आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को इवेंट आधारित मॉडल बनाने पड़ते हैं, इवेंट प्लान करने पड़ते हैं? आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि धर्म के आधार पर चुनाव में जाने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी को बनानी पड़ रही है? डॉक्टर कौशल, मुझे ये नहीं समझ में आता कि जैसे आप कह रहे हैं कि धर्म के आधार पे, क्या गुजरात का डेवलपमेंट किसी धर्म आधारित है? नहीं, वो डेवलपमेंट विकास आधारित है। और विकास के मॉडल पे प्रत्येक राजनीतिक दल को आगे बढ़ना चाहिए। अब अगर हम किसी जगह का विकास करते हैं और उसको अपना मुद्दा बना करके पब्लिक के सामने जाते हैं, जनता के सामने जाते हैं, और जनता ने उस मॉडल को एक्सेप्ट किया है, इतने दिनों तक गुजरात में देखिए, इतने सालों तक एक्सेप्ट किया है, वही डेवलपमेंट का मॉडल अगर लाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, और जब से सरकार बनी है तब से पूरे उत्तर प्रदेश का समग्र विकास हो रहा है। अगर हम सिर्फ काशी की बात करें, चूंकि काशी का आज मामला है, तो काशी में ये समझ लीजिए कि 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा हो चुका है अभी तक का, और अभी और कितना खर्चा होने वाला है। जिस तरीके से अगर हम बात करें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें, उसके बाद देखिए काशी का सूरत बदल गई है। जो देव दीपावली मनाई जाती है, जो दीपोत्सव मनाया जाता है, और काशी के अलावा पूरे प्रदेश में अब काशी को आप मान के चल रहे हैं। अभी आप देखिए कुछ दिन पहले जेवर में जो एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है, वो विश्व के 4थे नंबर का एयरपोर्ट है, हिंदुस्तान का और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। तो ये तो एक अच्छी परिपाटी की शुरुआत है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए भारत की सांस्कृतिक धरोहरों को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रही है, उनको आगे ले जाने की कोशिश कर रही है, उससे जन जन को जोड़ रही है। जो हैप्पीनेस इंडेक्स देखा गया है, जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, उत्तर प्रदेश के सारे स्टेट के हैप्पीनेस के इंडेक्स को अगर कंपेयर किया जाए तो उत्तर प्रदेश का हैप्पीनेस इंडेक्स करीब 15 पावदान पढ़ के ऊपर आ चुका है। तो अगर जनता खुश है, लोगों का विकास हो रहा है, कल्चरल इंटीग्रेशन हो रहा है, और पूरे भारत का, हिंदुस्तान का विकास हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी पॉलिटिक्स कुछ और हो सकती है या होनी चाहिए। इसके पहले उत्तर प्रदेश हमेशा जाति राजनीति से एड्रेस किया जाता रहा है, ये बीमारू प्रदेश में नाम माना जाता है। आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की राह में योगी जी की और मोदी जी की जो डबल इंजन की सरकार है, वो बहुत तेजी से चल रही है,
और मुझे लगता है कि कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी का ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं आया है अभी तक जिसने विकास को प्रथम मुद्दा बनाया है। हमारी तरफ से विकास प्रथम मुद्दा है, जाति धर्म सेकंड मुद्दा है। हमारा एक बेसिक नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और सबके प्रयास से अगर प्रदेश का विकास हो रहा है तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। ठीक है मिश्रा जी। हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव जी भी हैं समाजवादी पार्टी से। कपीश जी, 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार बनी थी उसके बाद इसका कॉरिडोर का प्लान बनाया गया था, लेकिन यह कहा जाता है कि उस प्लान को मंजूरी जो राज्य सरकारों की तरफ से तमाम सारी स्वीकृतियां मिलती हैं उसको मंजूरियां देने में अखिलेश सरकार ने देर लगाई। तो काशी कॉरिडोर के काम में समाजवादी पार्टी ने रुकावटें क्यों डाली? और अब जब काशी कॉरिडोर बनकर तैयार है, उसका उद्घाटन 13 दिसंबर को होना है, तो उसको उस विषय में क्या कहेंगे? क्या आप उसका स्वागत करते हैं? इस तरह का विकास के डेवलपमेंट के मॉडल को आप अपने समाजवादी पार्टी के नजरिए से क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी और हमारा देश ये संपोषणीय विकास चाहता है और संपोषणीय विकास के अनुक्रम में सांस्कृतिक विकास के कहीं ज्यादा अनिवार्यता अगर किसी चीज की होती है तो डेवलपमेंट की, अर्थव्यवस्था की होती है। और मैं अपने मिश्रा जी का जवाब दूंगा, कामा बाई फुल स्टॉप। उससे पहले मैं कॉरिडोर पे कह दूं, देखिए कॉरिडोर बनाना बहुत अच्छी बात है, आपका सराहना कर दिया जाए, लेकिन वो सारी स्वीकृतियां हमारे सरकार के बीच में जो हम प्रदेश सरकार पे लायबिलिटीज होती है वो हमने दी हैं। और इनका क्या है, ये तो पुरुषार्थ पर पानी फेरने वाले लोग हैं। ये अटल जी के साथ नहीं खड़े होते उपाध्याय, ये अपने ही नेता को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अटल जी ने इसी संसद से कहा था कि अगर हम देश के डेवलपमेंट में जो योगदान पूर्ववर्ती सरकारों का रहा है उसको अगर हम घोल के पीते हैं तो हम तत्कालीन यानी कि 55-60 साल के सरकार के क्रियाकलाप जो कि जनता चुन करके उन्हें दी, आप जनता के जनादेश की उपेक्षा करते हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको इसके अलावा नहीं आता दूसरे का काम अपने सर पे बैठा लेना और अपना जो गलत काम है वो दूसरों के सर पे बैठा देना। अरे भाई, 2017 में आपकी पार्टी आ गई और उससे लेकर के 5 साल हो गए भैया, डबल इंजन की सरकार थी, तो चतुर्मुखी विकास कॉरिडोर का क्यों नहीं कर लिया? और मैं दूसरी चीज कहता हूं कि समाजवादी पार्टी इस पक्ष में बिल्कुल नहीं थी कि जिस तरीके से मंदिरों को तोड़ा गया है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, वो मंदिर तोड़े जाएं। हां, प्रतिष्ठापित आपको करना चाहिए था। वो बहुत पुराने मंदिर थे, उनको आप जमीन से निकाल करके कहीं प्रतिष्ठापित कर सकते थे। क्या हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है या देश के पास पैसा नहीं था? आपके पास सोच नहीं थी। आपने विध्वंसक कार्य करके एक नई चीजों को जन्म दिया है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, काशी की वो जो तंग गलियां थीं जो पूरे विश्व प्रसिद्ध थीं, क्या आप कह सकते हैं कि काशी जो है वो कॉरिडोर की वजह से जाना जाएगा या बाबा विश्वनाथ की वजह से जाना जाएगा? उसमें आपका क्या योगदान है? किसी चीज की रंग रोगन करा देना, एक चौड़ीकरण करा देना और उसको ये लूट लेना जैसे कि रंग रोगन नहीं हुआ है। 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आप जाके देखिए तब का काशी और आज का काशी। आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, पूरी तरह से बदल गया है। और अगर काशी बाबा के नाम से जाना जाता है तो बाबा की सुध किसने ली? बाबा की सुध तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली। आपकी सरकारें रही तब क्यों नहीं? वो तंग गलियों में था, उसके अंदर घुसा नहीं जाता था, कीचड़ भरा रहता था। मैं भी गया हूं, हर साल काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाता हूं, लेकिन वहां कीचड़ के अलावा कुछ नहीं था तंग गलियों में। बाबा की सुध नहीं ली थी समाजवादी पार्टी ने। और ये जो आप कह रहे हैं कि मंजूरियां मिली है, हमारे साथ अरुण मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, उनसे हम बाद में बात करेंगे। आप इस पे जवाब दीजिए कि रंग रोगन नहीं हुआ है केवल कि बाबा के अगर नीति जी नहीं, आपने कहा ना रंग रोगन करना, तो भाई जो चीज दिखाई दे रही है अगर उसको आप रंग रोगन कह रहे हैं तो समाजवादी पार्टी का रुख काफी अच्छा है।
कि ये खुशहाली के इंडेक्स में 15 नंबर पे आए। अरे आप 15 नंबर पीछे चले गए हैं, आप पाकिस्तान के पीछे हैं, आप जीडीपी में बांग्लादेश से पीछे चले गए हैं। आपको शर्म नहीं आती है? आपने केवल 7 वर्षों में 55 लाख रुपए आपने देश को कर्जदार बनाया, 55 लाख करोड़ रुपए आपने विदेशों से उठाया है, और आप कहते हैं कि बड़ा डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। 12.5 करोड़ लोगों को आपने बेरोजगार किया है। बाबा खुश होंगे क्या? बाबा यही चाहते थे क्या? बाबा यही डेवलपमेंट चाहते थे क्या? तो यह भारतीय जनता पार्टी का ढकोसला है जिसके पीछे वो छुपना चाहते हैं। विश्व बंधुत्व की भावना लेकर हमारा सनातनी हमारे बाबा विश्वनाथ चलते थे। बाबा विश्वनाथ चाहते थे क्या? कि उनके पुत्रों की नौकरी खा ली जाए, उनके भविष्य को खा लिया जाए, उनके किसानों को जमीन पे बैठा के मार दिया जाए, उनके किसानों की हत्या इनकी आकाबंदी करे। ये बाबा विश्वनाथ चाहते थे क्या? काशी कॉरिडोर की बात हो रही है, आप दूसरे मुद्दों पे आ गए। मैं सैल्यूट कर लूं आपको अगर यही बाबा विश्वनाथ चाहते थे। बाबा विश्वनाथ का ये क्या बना देंगे? बाबा विश्वनाथ तो पूरा देश और विश्व बनाए हैं। इनको सोचना चाहिए कि संपोषणीय विकास आपने कहा किया, देश की जीडीपी आपने माइनस में ला दी, देश की बेरोजगारी दर आपने बढ़ा दी, आपने 12.5 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया, आपने किसानों को बैठा के गर्मी जाड़ा बरसात मारा है, जो अन्न देने का काम आपके पेट में करता है। बाबा विश्वनाथ चाहते थे कि आपके गृह राज्य मंत्री का लड़का उनके उकसाने पे किसानों की हत्या कर दे, इससे बाबा विश्वनाथ खुश हो गए। तो ये मैं नहीं चाहता, इसीलिए मैं कहता हूं कि संपोषणीय विकास होना चाहिए। मैं जवाब देना चाहूंगा, उन्होंने बहुत सारे आरोप लगा लिए, अब मैं जवाब देना चाहूंगा। मानवता को किनारे नहीं किया जा सकता है। मैं जवाब देना चाहता हूं। हाँ बोलिए कौशल जी, आपको जवाब देना चाह रहे हैं। हाँ, मैं जवाब ये देना चाहता हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं। अरे झूठ को कितना भी चिल्ला के बोला जाए, झूठ झूठ ही रहता है। और जो कुछ भी आप बोल रहे हैं वो, अब मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में मैं बिल्कुल नहीं बोला था। उनको बोलने दीजिए, कौशल जी को जवाब देने दीजिए। कपीश जी, और जब आपकी बात को मैं प्यार से सुन रहा था तो मेरे जवाब का भी आप प्यार से सुनिए। सभ्यता यही कहती है, सपा का आतंकवाद और सपा का अपराधीकरण इस टीवी प्रोग्राम में नहीं चल सकता। ठीक है, सपा ने जो प्रस्थापन मंदिर को प्रस्थापित करने की बात कर रही है, राम मंदिर के कार सेवकों पे जब आपने गोली चलाई थी, जब आपके माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ये कहा था कि अगर जरूरत होती तो हम ज्यादा लोगों पे गोली चलाते और लोगों को मार सकते थे, आपके मुलायम सिंह जी ने ये कहा था कि अगर हमारा बस चलेगा तो हम अयोध्या में दोबारा बाबरी मस्जिद बना देंगे। तो ये समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा पूरे प्रदेश की जनता जानती है। और जो आप इस तरह से बीच में मेरे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अननेसेसरी गुस्से में है, आप थोड़ा ठंडा पानी पीजिए, दिमाग को ठंडा कीजिए, प्यार से बात कीजिए। ये कोई सपा का स्टेज नहीं है जहाँ पे आप इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे जनता के सामने एक लीडर बनकर एक एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप जैसे लोग इस तरह से वाद विवाद करेंगे तो जनता क्या मैसेज देगी, क्या दिखाना चाहते हैं? इसी तरह के अपराधीकरण की वजह से जनता ने आपको निकाल करके फेंका था। तो कम से कम गीता के विरुद्ध मत जाइए। ये आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आपको गुस्सा किस बात का आ रहा है? अरे हम प्यार से हंस के बात कर रहे हैं, आप किस बात से गुस्सा हो रहे हैं? क्या काशी का विकास आपको अच्छा नहीं लग रहा? क्या उत्तर प्रदेश का विकास आपको अच्छा नहीं लग रहा? क्या अयोध्या का राम मंदिर आपको अच्छा नहीं लग रहा? क्या यदुवंश के नायक आपके अपने अध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने यदुवंश के जो भगवान रहे हैं, भगवान कृष्ण, उस जन्मभूमि के डेवलपमेंट मॉडल के ऊपर आपका क्या कहना है? क्या आपने उसको, जब आपकी सरकार थी, आपने उस पर काम क्यों नहीं किया? जब आज हमारी सरकार उसको डेवलप करना चाहती है तो आप उस पर राजनीति कर रहे हैं। आप राम मंदिर पर राजनीति करते हैं, आप काशी पर राजनीति करते हैं, आप कृष्ण जन्मभूमि पर राजनीति करते हैं, आप आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं, आप आतंकवादियों की सजा माफ करके उनको जेल से छोड़ते हैं। आपके समय में राजनीति का इतना ज्यादा अपराधीकरण हो गया था, अभी भी आपके जो अपराधी नेता है वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो आपकी सरकार को जनता ने इसलिए हटाया था क्योंकि आपकी सरकार में अपराधियों का बोलबाला था, एक जाति
विशेष और एक धर्म विशेष के लोगों का ज्यादा औहदा था। आप ये सोचिए, किसी यादव के खिलाफ केस नहीं रजिस्टर हो सकता था, किसी मुसलमान के खिलाफ केस नहीं हो सकता था। तो इस तरह की सरकार देने वाले लोग कम से कम भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान देने की कोशिश ना करें। आपका चाल, चेहरा और चरित्र प्रदेश की जनता देख रही है। और आपको याद है, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं, बहुजन समाज पार्टी का नारा था, चढ़ गुंडों की छाती पर, मोहर लगेगी हाथी पर। तो गुंडों की सरकार आप चलाते थे, अपराधियों की सरकार आप चलाते थे, और आप यहाँ पे बैठ करके इस प्रोग्राम का भी अपराधीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सारी बातें बोली, मैं सुनता रहा। जब मैं बोल रहा हूँ तो आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप जैसे लोग अगर सत्ता में आ जाएंगे तो प्रदेश की सत्ता का क्या हाल होगा। उमाशंकर पांडे जी, काशी, अयोध्या और अब मथुरा और फिर काशी कॉरिडोर का जिस तरीके से जीर्णोद्धार हुआ है, कांग्रेस इस कॉरिडोर के जीर्णोद्धार पर क्या सोचती है? अभी आपने दोनों वक्ताओं को सुना, भारतीय जनता पार्टी की आपने राय सुनी ही ली है। जाहिर है काशी का मान बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, वहां पर आमदनी बढ़ेगी, लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। कांग्रेस का अपना नजरिया क्या है? उमाशंकर जी, मुझे लगता है उमाशंकर पांडे जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम अरुण मिश्रा जी से जान लेते हैं। अरुण जी, आप बनारस से जुड़े हुए हैं, बनारस के रहने वाले हैं, बनारस में बरसों से है। काशी किस तरह से बदल गई है? एक गैर राजनीतिक विश्लेषण आपसे चाहेंगे कि काशी किस तरीके से बदली है, पिछले 7 सालों में जो बदलाव हुआ है उस पर आप क्या कहेंगे? बनारस में बदलाव को इस रूप में देखा जाए, न भूतो न भविष्यतो। मैं शब्द ये इसलिए कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद सिर्फ कॉरिडोर की बात न की जाए, बनारस से जो आसपास के जिलों में 4 लेन परियोजनाएं जुड़ी हैं, वो आने वाले दिनों में औद्योगिक विकास के लिए या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार के लिए बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। अब कॉरिडोर की बात आते हैं। अभी हमारे जो राजनीतिक साथी हैं समाजवादी पार्टी को, उन्होंने एक बात कही है कि कॉरिडोर में मंदिरों का बड़ा वो हटाया गया वहां से। मैं एक बात बता दूं, 2014 के पहले जब समाजवादी पार्टी के 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो यहाँ एक फ्लाईओवर बन रहा था, उसके नीचे 7 मंदिरों को विस्थापित किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी जितने मंदिरों को हटाया गया, उन मंदिरों को वहां जाकर के आज 24 मंदिरों को वहां विस्थापित किया गया, उनको संरक्षित किया गया। 52,000 वर्ग मीटर में मंदिर कॉरिडोर का जो विस्तारीकरण हुआ है। 100 करोड़ की लागत से गंगा के किनारे जो घाट हैं, घाट किनारे जो उसके वार्ड हैं, 100 करोड़ से डेवलपमेंट हो रहा है। उन गलियों में जो अंग्रेजों के शासन में जो सीवरेज लाइन थी उनको बदला गया है, पेयजल लाइन बदला जा रहा है। सर, वहां बहुत बड़ा काम बनारस को लेकर के हो रहा है। सिर्फ कॉरिडोर नहीं, कॉरिडोर के आसपास की जो गलियां हैं, जो बनारस गलियों के नाम से जाना जाता रहा, 3 बार बनारस में सफाई होती है। कभी कोई सोचा नहीं था कि बनारस में 3 बार सफाई होती है। यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हुआ है। बदलाव तो मैं फिर कहता हूं कि बदलाव भूतों न भविष्यतों की तर्ज पर हुआ है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर को सिर्फ उस कॉरिडोर से न जोड़ा जाए, उसको आने वाले दिनों में अयोध्या से लेकर के इस देश की सबसे बड़ा आस्था का केंद्र होने जा रहा है। अभी तक 10 करोड़ पर प्रति वर्ष जो है, सावन के महीने में 1 माह में पीडब्ल्यूडी को भुगतान सिर्फ बल्लियों के लिए किया जाता था। आप समझिए, विगत 2 दशक में यदि 20 सालों में देंगे तो 200 करोड़ रुपया सरकार केवल बल्लियों पर खर्च कर गई। कि जनता को तकलीफ होती थी क्योंकि लाइन में खड़े होने के लिए बल्लियां लगाई जाती थी वहां पर। अब क्या है कि गंगा से सीधे जल उठाएंगे और सीधे गंगा में बाबा के दरबार में वो जलाभिषेक करेंगे। 24 मंदिरों को संरक्षित किया गया। जिन मंदिरों को हटाने की बात कही जा रही है, उन मंदिरों पर ही लोगों ने अपने घर बना लिए। उसी में लैट्रिन बाथरूम लोगों ने बना रखे थे। कोई मंदिर में घर नहीं था, मंदिरों में लोगों ने घर बना दिया, मंदिर के चारों तरफ घेर लिया, उसको बना लिया था। तो उन मंदिरों को संरक्षित करने के लिए जब प्रशासन ने जब शुरू की कार्रवाई, वहां पर लोगों से बातचीत की। सबसे बड़ी चीज सर, वहां पर कोई भी भवन को लेकर के कोई विवाद नहीं खड़ा हुआ। लोगों ने स्वयं स्वेच्छा से विवाद अपना दिया, सरकार ने पूरा पैसा दिया और उनको विस्थापित कराने में मदद की। ये बहुत बड़ी बात रही है बनारस को लेकर के।
और बहुत सारी योजनाओं को सिर्फ बनारस के कॉरिडोर के बगल की जो गलियां थी, आज उन गलियों में नए चौका पत्थर बिछाए जा रहे हैं। लाइटिंग की व्यवस्था इतनी बढ़िया बनारस की है कि आप किसी दूसरे शहर से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। आज की तारीख में वो पुणे और दूसरे जो बंगलोर शहर जैसे यहाँ की लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। हाईवे से जोड़ लीजिए बनारस से। मैं तो सर ये भी एक बड़ी बात कहना चाहूंगा, कभी किसी जमाने में मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी, बाबतपुरी किसी भी शहर के एयरपोर्ट से जो वो कनेक्टिविटी जो रोड होता है, वह रोड बहुत अच्छा होना चाहिए किसी भी शहर का, वो कि एयरपोर्ट पर उतरते ही लोग समझ जाए कि क्या शहर कैसा होगा। मनमोहन सिंह की सरकार थी, इसी जगह अखिलेश जी थे, मायावती थे, दर्जनों बार वो बनारस में आए होंगे, पूर्वांचल का दौरा किए होंगे, बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरे होंगे, किसी की नजर नहीं गई, लेकिन प्रधानमंत्री की नजर गई और 17 किलोमीटर की दूरी को लोग 3 घंटे में पूरा करते थे। आज 17 अरुण जी हमारे साथ उमाशंकर पांडे जी है। आपने मनमोहन सिंह जी की बात की है, उमाशंकर पांडे जी से ही ले लेते हैं। उमाशंकर पांडे जी, काशी कॉरिडोर पर लेकर कांग्रेस का नजरिया क्या है और ये विकास कांग्रेस के समय में होना चाहिए था, ऐसा अरुण मिश्रा जी का, वहां के वरिष्ठ पत्रकार हैं, बनारस के ही हैं, तो आप कांग्रेस के नजरिए से आपका क्या कहना है? जी जी देखिए, ठीक है, उनका अपना नजरिया है और सभी को अपना नजरिया रखने का हक है, लेकिन बनारस में आज एक कॉरिडोर के नाम पर जो राजनीति की जा रही है, क्योटो बनाने का वादा था, गंगा मैया को साफ करने का, गंगा मैया के बेटे का वादा था, लेकिन उसमें कितना हुआ वो बनारस के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तमाम प्राचीन मंदिरों को तोड़ दिया गया, जो मुझे लगता है कि उन मंदिरों के महंत, उन मंदिरों से जिनकी आस्था जुड़ी थी, उन पर कुठारा घात था। लेकिन बनारस का मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। अरुण मिश्रा जी कह रहे थे कि यहां से मंदिरों को तोड़ा नहीं गया है, उन मंदिरों को पुनर्स्थापित किया गया है और मंदिरों में घर बने हुए थे, मंदिर नहीं थे वो, मंदिरों में घर बने हुए थे, उन मंदिरों को, सभी मंदिरों को पुनर्स्थापित किया गया है। अब बोलिए आप जी। इसमें से कह रहे थे ये देखिए, ये बिल्कुल ये कहेंगे मंदिरों को तोड़ा नहीं गया है, ये कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत तो हम आप जानते हैं ना कि सैकड़ों प्राचीन मंदिर, जो सैकड़ों साल पुराने मंदिर थे, उनको तोड़ा गया। ये कह रहे हैं कि हमने पुनर्स्थापित किया, दोनों एक ही बात है। पुनर्स्थापित का मतलब हो गया कि मंदिरों को जहां पर वो थे वहां पर वो तोड़े गए, फिर अगर ये कहीं और उनको स्थान देकर स्थापित करने की बात कर रहे हैं तो इसको पुनर्स्थापित करना कहते हैं। अजय राय जी जो हमारे पार्टी के एमएलए रहे, उनको जेल भेजने का काम भी उन्हीं मंदिरों के तोड़ने के दौरान किया गया था, जब वो इसका विरोध कर रहे थे संतों के साथ मिलकर। ये तो हो गया इनके कॉरिडोर का मामला। गंगा मैया जो है अभी भी 1.5 गुना से ज्यादा गंदी हुई है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट कह रही है। क्रूज चलाने के लिए कितनी बार प्रधानमंत्री जी ने बनारस पहुंचकर इवेंट मैनेजमेंट किया, लेकिन क्या क्रूज चल रहे हैं बनारस से लेके कोलकाता तक? सवारियां चल रही हैं, बैठ के आ जा रही हैं, टिकट मिल रहे हैं? ये इस डिबेट में बता के जाएं। एक बात। दूसरी बात, अब कांग्रेस पार्टी के विकास की बात कर लेते हैं उपाध्याय जी। कांग्रेस पार्टी 1989 तक सत्ता में रही थी, कांग्रेस पार्टी केंद्र में सत्ता में रही थी। हमने 1963 में डीजल इंजन का बनारस का कारखाना बनाया था, हमने टेक्सटाइल मिल बनारस का साड़ी उद्योग स्थापित किया था, हमने आईआईटी में बीएचयू बनाया, और जिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री जी एयरपोर्ट की बात की जा रही, उसको लाल बहादुर शास्त्री का नाम हमने दिया, उस एयरपोर्ट को बनाया हमने, उस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल का दर्जा हमने दिया, ये उस एयरपोर्ट का हमने काम किया। और 17 किलोमीटर की सड़क पे कुछ गिट्टी पत्थर डाल के उसको ठीक कर देने को अगर ये अपना विकास मान रहे हैं तो बिल्कुल माने, मैं बिल्कुल इस पे वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसने बनाया उसको कुछ क्रेडिट देंगे कि नहीं देंगे? हमने वहां पर बनारस में टकसाल बनाए थे, हमने कालीन उद्योग को डेवलप करने के लिए तमाम तरीके की सब्सिडी दी, हमने फिक्स्ड बिजली का रेट किया था, इन्होंने उस फिक्स्ड रेट को हटा दिया, और कोरोना काल में जो कालीन के व्यापारी जो बुनकर मारे गए उनको इन्होंने कोई राहत नहीं दी, उनका बिजली का जो बिल था उनको माफ नहीं किया, हमने उनको पावर लूम दिया था। आज क्या हो गया? आज वो पावर लूम बेचकर वो लोग रेडी और पटरी पर बैठकर अपनी दुकान चला के अपना परिवार का पालन कर रहे हैं।
जो थ्रेड उद्योग, जो धागे का उद्योग था, वो पूरा उद्योग पूरे पूर्वांचल का चौपट हो गया। बनारस का सारी उद्योग चौपट हो गया। ये किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इन्होंने गंगा मैया के साथ छल किया, इन्होंने प्राचीन मंदिरों के महंतों के साथ ठगी किया। ये इनका जो है विकास का किनारे वाला रूप है। बनारस का जो विकास आपको दिखता है वो आपने जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब हम डॉक्टर कौशल कांत से ही ले लेते हैं। कौशल जी क्या कहेंगे? पांडे जी ने तमाम कटघरे में खड़ा कर दिया है भाजपा को। उनका कहना है कि कांग्रेस के समय में सारा विकास हुआ, उसके बाद 89 के बाद उनकी सरकार नहीं रही, और समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये जो योजनाएं मंजूर हुई हैं वो उनके कार्यकाल में हुई हैं। कौशल जी। हाँ, सबसे पहले तो अगर हमने तो कहीं ये नहीं कहा कि कांग्रेस ने बनारस में काम नहीं किया जो ये गिनवाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा क्या? किसी ने कहा क्या? किसी का स्टेटमेंट आया क्या? इन्हें डर किस बात का है? इन्हें डर इस बात का है कि आज का डेवलपमेंट तब के डेवलपमेंट से बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा है और बहुत बड़ा है। और जो ये बताने की बात कर रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या क्या बंद किया। मैं कानपुर की बात करता हूँ। बंद करने में कांग्रेस का योगदान क्या रहा? कानपुर में विक्टोरिया मिल वो आपने बंद की, कानपुर की एल्गिल मिल वो आपने बंद की, कानपुर की लाल इमली मिल वो आपने बंद की। सारे इंडस्ट्रियल हब को खत्म करने का काम आपने किया। आप काशी विश्वनाथ की बात कर रहे हैं। मदन मोहन मालवीय जो बनारस यूनिवर्सिटी है वो कांग्रेस ने बनाई थी, वो तो तब से बनी हुई थी। तो से झूठ न बोले, सही बोले। हमने ये नहीं कहा कि आपने क्या किया। हम तो ये करें कि हमारा डेवलपमेंट मॉडल अभी तक के जितने भी राजनीतिक दल हैं उनसे ज्यादा बेहतर है। जानकारी डेवलपमेंट की आवाज आ रही है कि बन रहे हैं। आप ये देखिए कि 320 किलोमीटर से ज्यादा कॉरिडोर बनाया गया है। हाँ, तो मुझे जरा बीएचयू के बारे में इनका ज्ञान बढ़ाना है, वो जरा सुन लीजिए और लाल इमली की भी बात सुन लें। उस पे 600 करोड़ से ज्यादा रुपए का खर्च किया गया है। गंगा की सफाई इस समय जो बनारस में लोग रह रहे हैं, बनारस जा करके देखिए किस गंगा को आप दिखाते थे, आज जो बनारस का हाल है वो वहां के लोग महसूस कर रहे हैं। और अगर आपने 79 तक बनारस को इतना डेवलपमेंट कर दिया तो सरकार आपकी क्यों नहीं आई? अगर आपने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया था तो आपकी सरकार 79 से बाहर क्यों है? उसको जनता ने बाहर का रास्ता क्यों दिखा दिया? क्यों? क्योंकि आपकी सरकार करप्शन वाली सरकार कुछ काम नहीं करती थी। आप जहां से चुनकर आते थे, आपके जो महाराज, आपके जो राजकुमार, आपके जो अमेठी थी जहाँ से आप चुन करके आते थे, उस अमेठी का तो विकास। एक मिनट कौशल जी, उमाशंकर पांडे जी जवाब देना चाहते हैं। कौशल जी एक मिनट केवल। हाँ पांडे जी। पहली बात तो इन्होंने बीएचयू किसने बनाया? पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम लिया। अपना ज्ञान बढ़ा लीजिए। पंडित मदन मोहन मालवीय जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और उन्होंने बीएचयू बनारस की स्थापना की थी। लेकिन आईआईटी बीएचयू बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने 2012 में किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया। उसको उसकी स्थापना के बाद पहले वो बनारस इंजीनियरिंग स्कूल था जो आज आईआईटी बीएचयू है, उसका पहले नाम बनारस इंजीनियरिंग स्कूल था। फिर उसको बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया और फिर उसको आईआईटी कानपुर बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। ये ज्ञान अपना बढ़ा लीजिए। और लाल इमली कानपुर कांग्रेस पार्टी की सरकार में नहीं बंद हुआ था। अपना ज्ञान बढ़ाइए। स्कूटर इंडिया लखनऊ वो कांग्रेस की सरकार में नहीं बंद हुआ था, वो आपकी पार्टी ने बंद कराया। हमने तो स्कूटर इंडिया, हमने इसको स्थापित करने का काम किया था। चीनी मिलें हमने लगाई थी और बसपा, सपा और भाजपा तीनों ने मिलकर उसको बेच दिया। जो सब्सिडी गन्ना किसानों के पास जाना चाहिए था वो चीनी मिल मालिकों के अकाउंट में आप डालकर अपने उद्योगपति मित्रों की जेब भरने का काम कर रहे हैं। जो सब्सिडी हम बुनकरों को देते थे बनारस के, वो सब्सिडी आपने बंद कर दिया। जो फिक्स बिजली का चार्ज हम लेते थे वो आपने बंद करके मीटर लगाकर उनकी रोजी रोटी छीनने का काम किया है। जो पावर लूम हमने बुनकरों को दिया था, आपने उन्हीं पावर लूम को बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए आपने
बनारस के बुनकरों को मजबूर किया, सारी उद्योग को आपने तबाह और बर्बाद कर दिया। आप हमसे तुलना करेंगे? बीच में आप मुझे बताइए। आप कितने आराम से बोल रहे थे, मैंने इंटरफेयर नहीं किया, और जब मैं बोल रहा हूँ तो आप बीच में आ रहे हैं। यही बात है, आप जो है इस टीवी प्रोग्राम को भी अपने पार्टी जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति की सुनी जाती है। हमने IIM लखनऊ बनाया, हमने PGI लखनऊ बनाया, हमने मेरठ विश्वविद्यालय, हमने पूर्वांचल विश्वविद्यालय, हमने गोरखपुर विश्वविद्यालय, हमने रुंदेलखंड विश्वविद्यालय बनाया, हमने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ बनाया, हमने लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज, हमने गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर बनाया, इनसे कहिए ना, हमने बिहारी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर बनाया, सीटें ही नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में टुकड़ा साफ हो गया है, आपकी अपने तुलना में देखिए आपके राज्य आइए विकास पर बहस करिए, आप बताइए इसका और कुछ किया हो। भाग जाते हैं वहाँ पे केरल में जाते हैं, वायनाड में कहते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों के खिलाफ बोलते हैं। आप राम के खिलाफ हैं, आप हिंदुस्तान के खिलाफ, आप उत्तर प्रदेश की जनता के खिलाफ, और आप जिस तरह का दिखा रहे हैं इससे ये पता चलता है कि आपको कितना कष्ट हो रहा है। आपको मालूम है आप ठीक है पांडे जी। कपीश जी, ये जो काशी विश्वनाथ की या मथुरा की, अयोध्या की जब भी बात आती है, समाजवादी पार्टी इन सवालों के जवाब नहीं देती है। वजह क्या है? क्या मुस्लिम वोटों के नाराज होने का समाजवादी पार्टी को डर लगता है? जबकि अखिलेश सरकार में 500 से ऊपर मदरसों को सरकारी अनुदान दिया जाता था, कुछ मदरसों के अनुदान बंद कर दिए गए हैं। तो शिक्षण संस्थानों को तो अनुदान देने की सरकार की कोई जरूरत नहीं थी, और अगर उनको दिया जाता था तो जो हिंदू प्रतिष्ठान है उनको अनुदान देने में क्या दिक्कत थी? कि समाजवादी पार्टी को किसी चीज में डर नहीं लगता है, पहली चीज, क्योंकि हम लोग चौकी पे और चौके पे और कोई काम नहीं करते। लेकिन हमको डर लगता है देश के संविधान के विरुद्ध जाने में। हम देश के संविधान की पंथ निरपेक्षता की धज्जियां नहीं उड़ा सकते हैं। और जहां तक आपने कहा कि मदरसों को आपने ऐड किया, तो आप उठा के लिस्ट देख लें, हमने संस्कृत विद्यालयों को भी ऐड किया है। हमने अगर मदरसों में उर्दू शिक्षक नियुक्त किए तो 16,000 हम लोगों ने बाकायदा शिक्षक अपने उसमें कार्यकाल में संस्कृत के भी रखे हैं। और इनसे पूछिए कितने रखे, ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि एक नहीं रखे इनके काल में। अब मैं आपको दूसरी चीज कह रहा हूं कि देखिए, समाजवादी पार्टी देश के साथ खड़ी है, देश के संविधान के साथ खड़ी है, देश के संविधान के साथ हम न्यायपालिका के उन वर्डिक्ट के साथ खड़े हैं जो भविष्य में आएगा। अगर कहीं न्यायपालिका के अंदर कोई सब जुडिशरी केस चल रहा है तो एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमारा भी और हमारे कौशल मिश्रा जी का भी होना चाहिए। जो युक्तियां थी उस पर कोर्ट की पाबंदी लगी हुई थी, उसको हमने क्लियर करके आगे बढ़ाया। आपके समय में जिस तरीके से एक जात विकसित के लोगों का अपॉइंटमेंट होता रहा था, और उस पे हाईकोर्ट का कहना और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद सारी नियुक्तियां रद्द की गई। आप जिस तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, मैं नहीं कहता, इंडिया टुडे में छपा हुआ था कि सवाल दिया था, तो जिस तरीके से आपने एक धर्म से और एक जात के लिए जात विशेष आपने अपना दिल दिखाया, और जिस तरीके से गुटखोरी आपने मचाई, आपके ही सरकार में एक छोटे थे गायत्री प्रजापति, आपके का नाम था गायत्री, धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, किस कॉरिडोर की स्थापना चाहते हैं? आप बताइए, नाथूराम के साथ खड़े हैं आप, तो मुझे बताइए, आप नाथूराम के विचारों के आधार पे कॉरिडोर बना रहे हैं या पूरे देश के अंदर मंदिर तोड़ रहे हैं? क्या कर रहे हैं? और आपने जो हिंदुओं की लाशों को कुत्ते से नचवाया था, वो भी क्या नाथूराम की विचारधारा पे नचवाया था? क्योंकि भगवान राम की विचारधारा को मानने वाले लोग ये काम नहीं करते हैं, और उनके आदर्शों पे चलने वाले लोग अपने कम से कम अनुच्छेद 21 की उल्लंघना नहीं करते हैं। अंत्येष्टि का अधिकार। ये राजनीतिक बहस है। आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो काशी कॉरिडोर में बदलाव हुआ है मंदिर में, वहां मंदिर परिक्षेत्र में क्या बदलाव हुआ है? आपने उसको किस हाल में देखा था, आज वो किस हाल में है, और अभी वहां क्या काम होना बाकी है? काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का काम लगभग पूरा हो चुका है।
4 बड़े प्रवेश द्वार वहां बनाए गए हैं। मुख्य द्वार को वहां बनाया गया है जो गंगा के किनारे से प्रवेश करेंगे लोग, जितने श्रद्धालु होंगे। सरकार की कोशिश ये रही है कि जो लोग गंगा स्नान करें फिर बाबा के दरबार में जाएं। कॉरिडोर के अंतर्गत 24 मंदिर ऐसे थे जिनको पुनर्संरक्षित किया गया है। आप एक बात उन मंदिरों इससे पहले तक जो है हमारे कौशल मिश्रा जी भी राजनीतिक विश्लेषक बनकर के बैठते थे, बड़ा निष्पक्ष होकर के। यानी कि ये हरियाली के वो अंधे हैं, इनको खाली बहराई सूझ रहा है, ये भविष्य भी देख ले रहे हैं। वाह रे मिश्रा जी, तेलबाजी में आपका जवाब नहीं है प्रभु। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मेरी बात आप पूरी सुन लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। आपने भविष्य आप अरुण जी की बात तो सुन लीजिए भाई। वो पत्रकार है, वो किसी राजनीतिक दल के नहीं है। वो पत्रकार है, किसी राजनीतिक दल के नहीं है वो। मैंने ये कहा नहीं कि आपसे आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार ने काम नहीं किया, मैंने तो ये नहीं कहा। मैं बौड़ा कॉरिडोर को लेता हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं बौड़ा कॉरिडोर को लेता हूँ। समाजवादी पार्टी अरे भैया आप बोलने तो दीजिए। कॉरिडोर को भविष्य कैसे देख लिया? मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि भैया पत्रकार हैं, निष्पक्ष बनिए, कम से कम मेरी बात तो सुनिएगा, देखिए, क्योंकि हरियाली के अंदर आप मुझे राजनीतिक जी अरुण जी आप बोलिए। अरुण जी, कपीस जी, मुझे राजनीतिक पार्टी के तौर पे न घसीटिए। मैं आपके समाजवादी पार्टी के जो अच्छे काम हुए और कांग्रेस के जो अच्छे काम हुए उसको भी मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। बौड़ा कॉरिडोर को समाजवादी पार्टी ने बनवाया। बौड़ा कॉरिडोर, देखिए 4 बड़े पुल थे। कार्यकर्ता है, मैं आपको ना होते तो आप भूतो भविष्य नहीं कहते। उपाध्याय जी बताइए, भविष्य आप देख सकते हैं? अरे अरुण जी को बोलने तो दो भाई। आप कांग्रेस ने और सपा ने अरुण जी को घेर लिया, अरुण जी को तो बोलने दो भाई। आप कौशल जी से सवाल करिए, आप अरुण जी को तो बोलने दो। आप अनुरोध है कपीस जी और पांडे जी से, मेरा अनुरोध है कि वो पहले पूरी बात सुने। अब वो आपके दबाव में आ गए। अरुण जी बोलिए। अरुण जी मेरी बात सुनिए आप। मैं कांग्रेस की पहली बात करता हूं। पांडे जी ने कहा कि एयरपोर्ट किसने बनवाया? एयरपोर्ट बनवाया कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, यूपीए सरकार ने बनवाया। चलिए ये भी मान लिया जाता है। तो क्या सड़क का जो कनेक्शन है आने जाने की, वो सुविधा कांग्रेस को उस समय जितना देनी चाहिए थी वो नहीं मिली। मैं अभी भी कह रहा हूं, ट्रामा सेंटर बीएचयू में जो बनवाया वो कांग्रेस ने बनवाया। पांडे जी पहले पूरी बात सुनिएगा। ट्रामा सेंटर किसने बनवाया? बीएचयू में कांग्रेस ने बनवाया। वो उत्तर भारत का सबसे बड़ा ट्रामा सेंटर बीएचयू में बना। लेकिन उसके आगे डेवलपमेंट को कैंसर संस्थान जैसी चीज, 500 बेड का कैंसर संस्थान मोदी सरकार ने बनवाया। यह भी आपको स्वीकार करना होगा। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी की सरकार में बौड़ा कॉरिडोर बना, 5 पुलों का शिलान्यास किया, आधे अधूरे, 14 साल तक पुल अधूरे रह गए। पुल को किया भाजपा सरकार ने। पत्रकारिता के आड़ में रेलवे का जो था वो पहले से स्थापित था। और सुन लीजिए, पूरी बात नहीं सुनना चाहते आप। आपने उसी हॉस्पिटल को पहले सुन लीजिए, उसके बाद आपके साथी जितने पूर्व मंत्री विधायक हमारे मित्र रहे हैं, मैं उनके बारे में वो सभी लोग की तरह से जानते हैं मेरे निष्पक्ष पत्रकारिता को। से ज्यादा मीटिंग मोदी जी करा चुके हैं। पूरा देश पे सुनना नहीं चाहते, आप सुनना नहीं चाहते। आपके भी बच्चों को पत्रकारिता की जगह नहीं मिलेगी। मैं बता रहा हूँ, किसी भी ऐसे संस्था में आप पढ़ा नहीं पाएंगे। नहीं, आप गलतफहमी पाल के बैठे हुए हैं। पहले मुझे आपके किसी प्रमाण की जरूरत मुझे नहीं है। आपसे मुझे पत्रकारिता के प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप पूर्वांचल के किसी भी मंत्री और विधायक से पूछिएगा मेरे बारे में। आप किसी भी मंत्री विधायक से मेरे बारे में पूछिएगा। मुझे किसी से प्रमाण की जरूरत नहीं है मेरे निष्पक्षता को लेकर के। अरे भाई, आप उनके पत्रकारीय भविष्य पर बात मत करिए। कपीस जी, पत्रकारीय भविष्य उनको आप बोलने तो दे, वो अपनी बात भी रखने के लिए स्वतंत्र नहीं है। तो समाजवादी पार्टी का फिर जो चरित्र है, वो जो कौशल जी कह रहे थे वो सही है, आप उनको बोलने ही नहीं दे रहे। आप पूरी बात आप उनको बोलने तो दे। आप पहले पूरी बात सुनिए कपिल जी। मेरा यह कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने बौड़ा कॉरिडोर को बनवाया। उससे कोई भी सियासी दल, यहाँ चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या चाहे दूसरे दल हो, उन्होंने कोई इनकार नहीं किया सकता। बनारस की मीडिया ने भी इस बात को स्वीकार किया कि भाई बनारस में बौड़ा कॉरिडोर जैसी चीजें बनाई उन्होंने। लेकिन आप ही की सरकार 2007 में, उससे भी आप इनकार मत करिए, 2007 में मुलायम सिंह ने यहाँ पर गंगा पर पुल का शिलान्यास किया, जिसका नाम रामनगर पुल था और बलुआ घाट पुल था।
उस पुल को 2012 में भी नहीं बनाया गया, 2017 तक नहीं बना, आधा अधूरा पुल बनाया। क्या एक दशक में भी एक पुल का निर्माण न हो तो वो जनता को थोड़ा बहुत लगता है। चाहे मैं मीडिया के पहले मैं एक जनता भी मैं हूं, तो लिहाजा मुझे भी या किसी को भी लगेगा कि 10 साल में ये पुल क्यों नहीं बना। अब बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने पुल बनवा के अपना वो श्रेय ले गए कि मैंने उसको पुल को बनवा दिया है। इसी तरह से चौका घाट पुल का मामला आया, इसी तरह से वो मरुआडी पुल का मामला आया। आप विकास योजनाओं को विकास के नजरिए से देखिए, राजनीतिक नजरिए से मत देखिए। महंगाई 16% बढ़ गई है, पेट्रोल जो है वो 100 के पार हो गया है। मिश्रा जी आप भरवाते होंगे। अरे आप वो जब गिनाने लगे तो आप महंगाई पेट्रोल पे आ गए। महंगाई पेट्रोल का सवाल अलग से आएगा ना भाई। काशी कॉरिडोर की बात हो रही है, आप महंगाई और पेट्रोल पे आ गए। आप एक मुद्दे पर टिकिए तो सही कपीश जी, उनको बोलने तो दीजिए। जब उन्होंने कहा कि आप 10 साल तक कोई क्रियान्वयन नहीं कर पाते हैं और जब कोई दूसरी सरकार आके उसको करती है तो आप कहते हैं कि हमने करवाया। क्यों नहीं कहेंगे? जब हाँ कौशल जी बोलिए, कौशल जी आप बोलिए। हमारे सरकार ने पूरा कर दिया तो फीता काटने के लिए जाएंगे। महंगाई दर जब आपकी सरकार गई थी 2010 में महंगाई दर 10 से 12 में महंगाई दर 10% थी, आज महंगाई दर 4% आ गई है। ठीक, और बेरोजगारी दर की अगर आप बात करते हैं तो जब आपकी सरकार गई थी तो बेरोजगारी दर 17% थी, आज वो घट करके 5% से कम हो गई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गलत आंकड़े मत दीजिए। एटलीस्ट अगर आप मेरे को जानते हैं तो मेरे से आंकड़ों की बागड़ी मत करिएगा, झूठ मत बोलिएगा। जो आप सही बोलेंगे मैं उससे चुप रहूंगा, लेकिन अगर आप गलत कर देंगे, झूठे आंकड़े देंगे, प्रदेश की जनता को फरमाने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको एक्सपोज करूंगा। आप झूठ बोल रहे हैं। आपने जो आंकड़े बताए वो बिल्कुल गलत है कि आप बेरोजगारी के आंकड़े ही नहीं जारी करेंगे 2019 पर। आपने किया था क्या? क्या फर्क पड़ता है? उससे दाल की कीमत थोड़ा ही घट जाएगी, उससे डीजल पेट्रोल के दाम थोड़े ही घट जाएंगे, उससे सब्जी और फल के दाम थोड़े ही घट जाएंगे, उससे खाद का काम और बिजली का रेट थोड़ा ही कम हो पांडे जाएगा। जी, आज से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राशन बांटना शुरू किया है। प्रत्येक घर में लगभग महीने में 2 बार राशन बटेगा गरीबों के घर में, और ये संख्या करोड़ों में है। इन परिवारों को जिनको राशन मिलेगा 2 बार राशन मिलेगा, 75 किलो अनाज घर में जाएगा। तो जिन गरीबों को भारतीय जनता पार्टी टारगेट कर रही है उन पर ये डीजल पेट्रोल या अन्य महंगाई का असर अभी फिलहाल दिखाई नहीं देगा। इसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं। राजनीतिक नजरिए से देखें तो भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत बड़ा दाव है। ये राशन वाला जो मामला है, मुफ्त राशन वाला, आप गांव में जाइए, आपको स्थिति बदली हुई नजर आएगी। और अगर आप उसको नहीं देखना चाहते हैं, आप सिर्फ ये अपने तर्कों से ये कहना चाहते हैं तो ये आपकी इच्छा है। लेकिन मैं आपकी सहूलियत के लिए मैं बता रहा हूं कि आज से जो राशन वितरण का काम शुरू हुआ है ये गरीबों के लिए बहुत वरदान है। जी देखिए बहुत अच्छा आपने कहा राशन वितरण। मैं आपके दर्शकों के लिए कहना चाहता हूं, आपके दर्शकों को याद भी होगा कि कांग्रेस पार्टी की मनमोहन सिंह सरकार ने भुखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून बनाया था। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राशन मिलना शुरू हुआ था। प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो राशन देने का काम उस कानून के तहत उसी समय से शुरू हुआ था। लेकिन वहीं पर आपके अपने प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के जो राशन कहा कि हम 1 रुपया देते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है गरीब के पास। 85% आप ही लोग तो खा जाते थे, इसीलिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया, इसीलिए अकाउंट खोले गए, इसीलिए अब जो सारी योजनाएं हैं आदमी के पास उसकी जेब में पहुंचती है। आपके समय में 85% आप खुद ही खा जाते थे। ये हमने नहीं कहा, ये आपके अपने राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे बोला था। तो 85 पैसा तो आप खुद ही खा जाते थे। 1 रुपया देकर के 85 पैसा खा जाते थे और 15 पैसा सरकार पब्लिक के पास पहुंचता था। आज जो भी पैसा जा रहा है और इसी करप्शन की वजह से, इसी करप्शन की वजह से आपकी सरकार को इन्होंने ही कहा था ये जो फूड बिल आया है इसके वजह से देश कंगाल हो जाएगा। ये वो सरकार है जो फूड बिल का विरोध कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की, और आज कर रही है लेकर के आए हैं, आरटीआई का ये लेके आए हैं, शिक्षा का अधिकार क्या ये लेकर आए हैं, ये क्या लैंड एक्विजिशन ये लेकर के आए हैं, फूड बिल क्या ये लेकर के आए हैं, किस चीज को ये लेकर के आए। ये केवल ठीक है कौशल जी,
कौशल जी, मैं सवाल ये है कि काशी में जो बदलाव हुआ है और जो काशी में अब पिछले आगे के 1 महीने तक के प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी ने तय किए हैं, तो क्या काशी मॉडल को पूरे प्रदेश में दिखा करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव की वैतरणी पार करना चाहती है? अब ये सवाल तो उठेंगे, जैसे कपीश जी भी कह रहे थे, पांडे जी भी कह रहे थे कि महंगाई एक मुद्दा तो है, डीजल पेट्रोल की बात तो होती है, मध्यम वर्ग जो है वो परेशान है। तो ऐसे में जब काशी मॉडल आप लेके जाते हैं और अगर कपीश जी या पांडे जी महंगाई की बात उठाते हैं तो ये तो लाजमी है। कौशल जी, मैंने आपके सवाल को सुना और मैं बिल्कुल कहता हूं कि भाई विपक्षी दल है, इनका काम है मुद्दों को उठाना, ये मुद्दे उठाते रहें, हम इनके मुद्दों को उठा करके उससे और बेहतर काम करने की कोशिश करते रहेंगे और जनता के दिल में बसने की कोशिश करते रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, विपक्ष इसी तरह से काम करता रहे, वो केवल कागज पे योजनाओं को बनाए, हम उसको जमीन के धरातल पे उतारे, उसको पब्लिक के बीच में ले जाएं। मैं मान सकता हूं कि पेट्रोल मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, लेकिन आज देखिए प्रदेश ही नहीं पूरा विश्व एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है और उसके बाद भी हर गरीब के घर में खाना पहुंचाया जा रहा है। जिस योजना की बात आप बता रहे हैं तो उसमें 15 करोड़ से ज्यादा लोग लाभान्वित हैं। उसमें नमक भी दिया जा रहा है, उसमें तेल भी दिया जा रहा है, उसमें अन्न भी दिया जा रहा है। तो महंगाई और पेट्रोल मुद्दा है, विपक्ष उसको उठाता है। आप देखिए सरकार ने, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने दोनों के पेट्रोल और डीजल के प्राइस कम किया और आज के समय ये देखिए क्या हालत आ गई थी, अभी कुछ दिन पहले तक तो ये हालत आ गई थी कि दिल्ली के लोग उत्तर प्रदेश नहीं पता, मनरेगा नहीं पता किसने लागू किया था, डीजल का प्राइस था वो पूरे देश में सबसे सस्ता रखा गया था। और यही वजह है कि एनसीआर रीजन के लोग भी जाकर के, दिल्ली के लोग जाकर के उत्तर प्रदेश में पेट्रोल भरवा रहे थे। एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि शैक्षिक बेरोजगारों ने सबसे ज्यादा आत्महत्याएं की हैं। बाबा विश्वनाथ जी आपको बड़ा आशीर्वाद देंगे कि उनके बच्चों को आपने शहीद करवा दिया, क्योंकि आप उनको पकौड़ी तलवा रहे थे पीएचडी कराने के बाद। वो जनता पूछेगी आपसे, जनता पूछेगी, आप तो बनारस देखिए जिस कोरोना की लड़ाई के देश और पूरा प्रदेश, पूरे देश के साथ पूरा विश्व में और प्रदेश भारत में नंबर 1 है। जिस तरीके से कोरोना कंट्रोल किया जा रहा है, जिस तरीके से टीकाकरण किया जा रहा है, जिस तरीके से कोरोना बेड बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जा रहे हैं, इन सारी चीजों में उत्तर प्रदेश पूरे प्रदेश में कहा आप क्या प्रदेश हमें देके गए थे, बीमारू प्रदेश देके गए थे, उसको आज हमने कोरोना मैनेजमेंट करके हेल्थ सुविधाओं में लगभग नंबर 1 तक पहुंचा दिया है। आज सबसे ज्यादा जो योजनाएं हैं उसको धरातल पर उतारने उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। करप्शन खत्म हो चुका है, आप देखिए अपराधी खत्म हो चुके हैं, अपराधियों को छुपने की जगह नहीं चाहिए। तो ये जो और आप अच्छी आप बहुत अच्छा हैं, आप तरीके से मुद्दे उठाते जाएं, हम उन मुद्दों का समाधान करते हुए। अरे इनसे इस्तीफा मांगिए कि ये काशी परिक्षेत्र की दोनों सीटें हार गए बेरोजगारी के नाम पर, महंगाई के नाम पर, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर, महिलाओं के शोषण के नाम पर, क्योंकि एमजे अकबर ने 35 महिला पत्रकारों का बलात्कार किया और ये पार्टी ऐसी है कि एक एफआईआर दर्ज नहीं कर सकी। और पत्रकार मित्रों को तो और आवाज मेरी बुलंद करनी चाहिए। कम से कम मैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जो पत्रकार बैठे हैं उनसे पूछना चाहते हैं कि एमजे अकबर ने 35 महिलाओं के साथ बलात्कार किया था और वो सभी महिलाएं पत्रकार थी। आप आवाज उठाएंगे उन महिलाओं की? आप अपने साथियों की आवाज उठाएंगे जो महिला पत्रकारों का इन्होंने रक्त चूसने का काम किया, बलात्कार करने का काम किया था, जिस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ? मित्रा जी आवाज उठाइएगा। मुझे लगता है कि काशी कॉरिडोर पे जो बहस शुरू हुई थी उसके जवाब मिलना मुश्किल है, क्योंकि काशी कॉरिडोर से जो भारतीय जनता पार्टी मॉडल दिखाना चाहती है उसमें वो सफल होती दिख रही है। हमारे जो दोनों वक्ता हैं उनके भी जो जवाब थे वो विकास को लेकर के ठहरते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इवेंट और डेवलपमेंट दोनों को साथ लेकर चलती है। यही वजह है कि विपक्षियों के पास में भारतीय जनता पार्टी अपने पिच पे खेलने का मौका देती है और विपक्षियों के पास उसका जवाब नहीं होता है। हिंदुत्व की ओर फिर से भारतीय जनता पार्टी है। ये बहस जारी रहेगी। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी आज की डिबेट। इस डिबेट में सवालों के जवाब मिले न मिले ये अलग बात है, चुनाव का समय है, लेकिन काशी कॉरिडोर से भारतीय जनता पार्टी ने विजय के संभावनाएं तलाश ली हैं
और काशी कॉरिडोर से उनको लगता है कि यह मॉडल न केवल प्रदेश में बल्कि देश में भी काम आएगा, क्योंकि काशी में जिस तरीके से विकास हुआ है वो पिछले कई सालों में, पिछले कई दशकों से नहीं हुआ। बाबा विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और काशी इस विश्व की सबसे पुरानी नगरियों में से एक है। गलियों वाला ये शहर अपनी सभ्यता, संस्कृति और बाबा शिव के लिए जाना जाता है। क्या बाबा शिव इस बार योगी सरकार की और मोदी की वैतरणी पार लगा पाएंगे? यह तो आने वाला वक्त बताएगा। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।